हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं संसद के बारे में कि संसद से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, हम आशा करते हैं कि आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी और उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारे उत्साह को ज़रूर बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे आज संसद की, जो कि अनुच्छेद 79 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। तो देखिएगा, जहाँ से संसद के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले पूछ सकता है आपसे आपके एग्जाम में कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो आपको गाइज ध्यान रखना है कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें से हम राष्ट्रपति के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, यानी अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आपकी क्यूरीज हैं या जिनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारा आप पिछला वीडियो जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है उसे देख लें। आपको उसका लिंक जो है हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं गाइस, देखिए उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो देखिएगा, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर बात करें गाइस संसद के अंग की, तो संसद के अंग 3 होते हैं, लेकिन संसद के सदन की बात करेगा तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, जिसमें कि गाइस लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा जो है स्थायी सदन होता है गाइस, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 है और राष्ट्रपति आपका जो है वो अनुच्छेद 52 में है, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो देखिएगा, लोकसभा से संबंधित क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है कि लोकसभा आपकी कौन से अनुच्छेद में आती है। तो आपको ध्यान रखना है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में आती है। लोकसभा कैसा सदन है, तो लोकसभा जो है वो गाइज अस्थायी सदन है। आपको ध्यान रखना है कैसा सदन है, अस्थायी है, और ये वाला कैसा है, स्थायी सदन है। ये ध्यान रखना है गाइज आपको। उसके बाद देखिएगा, लोकसभा पूछेगा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा की बात करेगा तो अनुच्छेद 80 में है। यहाँ पर देखिएगा, लोकसभा को जो कहते हैं वो प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। उसके बाद देखिए, लोकसभा प्रथम सदन है लेकिन यहाँ पर निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता चुनती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, विधानसभा के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य चुनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। ये यहाँ पर जनता डायरेक्टली अपना चुनाव करके यहाँ राज्यसभा के सांसद को जो चुनते हैं वो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। तो इसमें डायरेक्टली जनता नहीं चुनती है, इसलिए कि ये कैसा हो गया, इसमें बैठने वाले जो सदस्य होते हैं राज्यसभा में वो कैसे होते हैं, जो सांसद होते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ये प्रत्यक्ष सदन है क्योंकि इसका जो सांसद होता है उसे कौन चुनता है, उसे डायरेक्टली जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। तो यहाँ पर एक बार और ध्यान रखना है आपको, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लेकिन जो प्रथम सदन है वो निम्न सदन है और जो द्वितीय सदन है वो उच्च सदन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पर देखिएगा, अनुच्छेद 80 जो कि राज्यसभा से संबंधित है। देखिएगा, आपने यहाँ पर पढ़ा राज्यसभा, तो राज्यसभा में देखिएगा राज्यसभा की जो संरचना है वो किस टाइप की है। राज्यसभा की संरचना जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाई है वो बताया है कि वहाँ पर अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो कैसी हो सकती है, 250 हो सकती है। जबकि वर्तमान में जो सदस्य हैं राज्यसभा में वो कितने हैं, 245 हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वर्तमान राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो 245 होगी और अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछता है तो 250 होगी। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर वर्तमान सदस्य संख्या 245 और अधिकतम सदस्य संख्या पूछेगा तो 250 होगी। उसके बाद देखिएगा, इसका भी स्ट्रक्चर किस तरीके का है। देखिए, यहाँ पर 250 में जो होगा 238 जो होंगे निर्वाचित होंगे, यानी कि उनका निर्वाचन द्वारा होगा, और जबकि 12 सदस्य जो होंगे वो कैसे होंगे, मनोनीत होंगे। जबकि वर्तमान में क्या स्ट्रक्चर है, देखिए 233 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो फिलहाल हमारे संविधान के अनुसार जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं 250, उसमें से 245 हैं, वो भी 200
33 जो हैं वो निर्वाचित सदस्य हैं। देखिएगा उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोनीत सदस्यों को कौन कौन से क्षेत्रों से चुना जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके 4 क्षेत्र साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से चुना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि सचिन तेंदुलकर को किस क्षेत्र से चुना गया। तो सचिन तेंदुलकर को समाज सेवा क्षेत्र से चुना गया था, खेल से नहीं चुना गया था, खेल इसमें शामिल नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, मनोनीत सदस्यों को खेल से कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं चुना जाता है, आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस देखते हैं अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा। तो लोकसभा में देखिए क्या है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है कितनी, 552, और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है गाइस, 545। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें 2 आंग्ल भारतीय होते हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या है, देखिएगा अनुच्छेद 82 जो है, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होगा। किसका समायोजन होगा, सीटों का समायोजन होगा बार बार, ठीक है। जब जब जनगणना होगी तब तब सीटों का समायोजन किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा गाइज अनुच्छेद 83 आता है। अनुच्छेद 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि है। तो देखिए संसद के सदनों की अवधि में क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता, आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर बताया आपको राज्यसभा कैसा है, स्थायी सदन है। तो राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। 2 वर्ष बाद लेकिन इसके क्या होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं, और इसमें जो कार्यकाल होता है किसी भी सदस्य का वो 6 वर्ष होता है। ये ध्यान रखना है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो देखिए लोकसभा कैसा है, अस्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा को जो है वो भंग किया जा सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है, और बाई चांस कोई सरकार अल्पमत में आ जाए तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे भंग कर देते हैं लोकसभा को, और लोकसभा को भंग कर देते हैं तो लोकसभा क्या की जा सकती है, भंग की जा सकती है। अवधि वैसे अधिकतम अवधि जो है वो कैसी है, 5 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है लोकसभा का, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में प्रत्येक 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वो चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है अनुच्छेद 84। तो अनुच्छेद 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएँ हैं कि कौन व्यक्ति संसद का सदस्य हो सकता है। तो देखिएगा गाइस, वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। राज्यसभा के लिए आयु जो है वो 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए आयु कैसी है, 25 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। और उससे कोई लाभ का पद धारण ना हो, मतलब उस पर कोई दूसरा ऐसा पद ना हो भारतीय संविधान के अनुसार जो जिससे वो लाभ लेता हो, तब वो क्या हो सकता है, संसद के सदस्यता के लिए अर्ह हो सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 85 में देखते हैं। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन। देखिए तो सत्र क्या होता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि संसद का सत्र होता क्या है। तो गाइस संसद का जो सत्र होता है किन्हीं 2 बैठकों के बीच की अवधि, ठीक है। किन्हीं 2 बैठकों के बीच की अवधि जो होती है वो क्या कहलाती है, सत्र। और सत्रावसन क्या होता है, अंतिम बैठक के बाद सत्र की कार्रवाई अगले सत्र तक रोक देने की प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर सत्र, सत्रावसन और विघटन, ठीक है, ध्यान से आपको रखना है। देखिए सत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सत्र शुरू होता है, ठीक है, कहते हैं मानसून सत्र शुरू हुआ, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, ठीक है, ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हुआ है। तो ऐसा होता है जैसे आज सत्र शुरू होता है लोकसभा का, ठीक है, आज मतलब संसद का सत्र जो है वो आज शुरू होता है और आज से 1 महीने तक लगातार चलता है। तो किसी भी सत्र की पहली बैठक और अंतिम बैठक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है गाइज, वो कहलाता है आपका सत्र। और सत्रावसन जो होता है वो होता है आपका जो अंतिम बैठक होती है किसी भी सत्र की और अगले सत्र की। जैसे आज मानसून सत्र चला, ठीक है, और आज खत्म हो गया, अब आपका कौन सा आएगा, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र आएगा, ठीक है। तो शीतकालीन सत्र के बीच में जो उसकी पहली बैठक और दूसरे की अंतिम बैठक, उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो सत्रावसन कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। विघटन क्या होता है, देखिए लोकसभा का विघटन होता है, ऊपर आपने पढ़ा है,
ठीक है, भंग किया जा सकता है किसे, लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद कहे जाते हैं अनुच्छेद 86 पर। देखिए अनुच्छेद 86 क्या है, राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने का संदेश देने का अधिकार। ठीक है गाइस, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सदनों को संबोधित करने का और संदेश देने का अधिकार है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और अपना संदेश यानी मैसेज भी भेज सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 87 है। अनुच्छेद 87 क्या कहता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है किसी भी वर्ष के शुरू में होता है या फिर नई लोकसभा के गठन पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88 क्या कहता है, सदनों में मंत्रियों एवं महान्यायवादी का अधिकार। मतलब सदन में मंत्रियों का अधिकार क्या होगा और महान्यायवादी का अधिकार क्या होगा, ये आपका अनुच्छेद 88 में है। अनुच्छेद 89 में आते हैं। अनुच्छेद 89 क्या कहता है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पिछले वीडियो में हम जो उपराष्ट्रपति वाली वीडियो है उसे आप एक बार देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित है, सारी बातें हैं, सारे फैक्ट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है हमारे देश का उपराष्ट्रपति, और एक होता है उपसभापति। तो गाइज राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में जो है वो अनुच्छेद 89 में है। उसके बाद गाइज आते हैं अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा हटाया जाना। ठीक है गाइज, अगर इस टाइप की कंडीशन है तो क्या होगा, ठीक है, अगर सभापति नहीं है तो कौन उसे निभाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में उपसभापति अथवा अन्य की शक्ति। मतलब अगर सभापति नहीं है तो राज्यसभा को कौन चलाएगा, उपसभापति चलाएंगे। उपसभापति जो चलाएंगे, उपसभापति की शक्तियाँ क्या होंगी, या अन्य कोई व्यक्ति उसे चला रहा है तो उसकी शक्ति क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 91 कहता है। उसके बाद गाए जाते हैं अनुच्छेद 92 पर। अनुच्छेद 92 क्या है, सभापति अथवा उपसभापति को हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन ना होना। ये आपको उपराष्ट्रपति की जो वीडियो है उपराष्ट्रपति से संबंधित, तो उसमें भी आपको अच्छे से बताया गया है कि सभापति अगर खुद उनके खिलाफ संकल्प विचाराधीन है तो वो उस सभा का क्या करेंगे, पीठासीन नहीं होंगे, उसका संचालन नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइज। इस तरीके से देखिए अनुच्छेद 92। उसके बाद गाइज आते हैं हम लोकसभा, कुछ फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में गाइज देखेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो गाइस लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र सौंपेगा उपाध्यक्ष को, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 थी पहले, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है गाइस, 545 है। तो 545 किस संशोधन से हुई ये पूछेगा आपसे, तो आपको ध्यान रखना है 31वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। उसके बाद गाइस देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है। मतलब लोकसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसे भंग करना है तो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस देखते हैं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कौन करता है। तो गाइस मनोनीत जो करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से इसको 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ये अधिनियम पारित कर दिया गया है। अर्थात अब जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे वो आगे से मनोनीत नहीं किए जाएंगे, यानी 25 जनवरी 2020 से ये 2 आंग्ल भारतीय सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे अब नहीं किए जाएंगे। उसके बाद गाए जाते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिएगा गाइज सबसे बड़ा राज्य सीधी सी बात है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा है।
यहाँ पर देखिएगा लोकसभा में जो सीटें हैं वो 80 हैं और राज्यसभा में जो सीटें हैं यूपी में वो 31 हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पुलिस एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। उसके बाद गाइस देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जीबी मावलंकर। एक चीज़ और बता दूं आपको, यही एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ क्या हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में। ठीक है गाइस, जीबी मावलंकर के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन से थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो जीबी मावलंकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में। उसके बाद गाइस राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? देखिए मैं इधर भी बता चुका था आपको राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कौन चुनता है? राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है, यानी कि जो राज्यसभा राज्य की विधानसभाओं में विधायक होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। मैंने यहाँ पर भी आपको अच्छे से बताया था कि यह अप्रत्यक्ष सदन क्यों है। ये इसीलिए अप्रत्यक्ष सदन होता है क्योंकि इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद क्या देखते हैं लोकसभा के सचिवालय पर किसका नियंत्रण होता है? तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा के सचिवालय पर जो होता है वो किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का नियंत्रण होता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो गाइज आई थिंक मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, यानी संसद के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आपको चाहिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है गाइज, तो आप अच्छे से इस वीडियो को समझ चुके होंगे। इनकी यहाँ पर जो इतने सारे संसद के बारे में जो भी फैक्ट थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे, जिससे हमारा उत्साह बढ़े। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।